चलिए तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन अर्थात पाचन तंत्र। डाइजेशन की स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन के अंदर कौन कौन से पाथ होते हैं, डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन के अंदर प्रोसेसेस क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है। ठीक है, जैसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो डाइजेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर डिकम्पोज इनटू स्मॉल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें, या पाचन एक उपापचयी प्रक्रिया है जिसमें बृहद अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अपशोषण युक्त अणुओं में परिवर्तित किया जाता है और जिसे हमारा शरीर पुनः अपशोषित कर लेता है, पाचन कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है मेटाबॉलिक प्रोसेस, और हिंदी में बोला है उपापचय क्रिया है। मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है कैटाबॉलिक, दूसरा होता है एनाबॉलिक। पहला होता है अपचय, दूसरा होता है अपचय। मतलब उपचय का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, मतलब कैटाबॉलिक, और अपचय का होता है किसी चीज का बनना, मतलब एनाबॉलिक। ये दोनों प्रोसेस हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम जैसे ही खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद फूड मॉलिक्यूल हमारे माउथ के अंदर ही टूटना चालू होता है। शुगर टूटती है, फॉस्फेट टूटता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। वैसे ही आगे जाकर शुगर ग्लूकोज में बदलती है, मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना तो एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है हमारे डाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम डाइजेशन की स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारा जो मेन क्वेश्चन होता है कि डाइजेशन सिस्टम की स्टार्टिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बोर्ड के अंदर आप देख पा रहे होगे डाइजेशन सिस्टम की स्टार्टिंग हमारे माउथ से लेकर यहाँ पर एनस तक देखने को मिलता है हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम का सिस्टम। अब डाइजेशन सिस्टम के अंदर हम लोग उसको कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन है, जरूरी अंग है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो माउथ का होता है। क्या होता है? माउथ। माउथ मतलब मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर हम देखेंगे, मुख गुहा के अंदर तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप सामने देखोगे, जैसे ही आपका फूड मॉलिक्यूल माउथ के अंदर जाता है तो आपके टीथ आते हैं सामने। ठीक है, दांत आते हैं। तो जो दांत होते हैं, दांत का सर डाइजेशन में क्या रोल है? बिल्कुल रोल है। डाइजेशन में है कि दांत सबसे पहले फूड मॉलिक्यूल का आता है, उन्हें कट करता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अंदर जाते तो अंदर जाके सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियां होती है जो उस फूड मॉलिक्यूल को मॉइस्ट बनाती है, उसको हमारी डाइजेस्टिव कैविटी में एब्जॉर्ब होने लायक बनाती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, और तीसरा काम होता है कि सलाइवा मॉइस्चर के साथ साथ इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक सलाइवरी एमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम सॉरी। ये दोनों एंजाइम होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो माउथ के अंदर जो हमने बात करी, तो माउथ के अंदर सबसे पहले हमने बात करी टीथ। ठीक है, टीथ। हमारी बॉडी के अंदर माउथ के अंदर कितने टाइप के टीथ होते हैं? जनरली हम सब जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर माउथ के अंदर तीन टाइप के टीथ होते हैं। उनका नाम होता है इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। हिंदी में क्या बोलते हैं? कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये चार टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सर ये तो ठीक है, पर होते कौन कौन से हैं? जो आप देखोगे आपके सबसे सामने वाले जो टीथ होते हैं ये होते हैं इंसिजर, कृतनक। साइड में जो कॉर्नर जो नुकीले टीथ होते हैं वो होते हैं रत्नक। उसके पीछे होते हैं प्रीमोलार और सबसे पीछे होते हैं मोलार। मोलार टीथ ही हमारी अक्ल दाढ़ विजडम टीथ कहलाती है। अब इस पे कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, सर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला मतलब हमारे माउथ के अंदर दांतों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? डेंटल फॉर्मूला। अब माउथ के अंदर दांतों का अरेंजमेंट कैसे होता है? वो ऐसा होता है, देखिएगा 2 1 2 3। सर आपने ये क्या लिख दिया? बता रहे हैं 2 1 2 3। अब ये क्या है? ये है, आप सबसे पहले अपना माउथ लो, उसको बीच से कट कर दिया। कट करने के बाद अपर पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस अपर पार्ट का एक पार्ट उठाया, मतलब मेरे माउथ का ऊपर वाले पार्ट का एक वाला पार्ट लिखा, और इस पार्ट की मैं काउंटिंग करूंगा तो इसमें दो इंसिजर होंगे, एक केनाइन होगा, एक प्रीमोलार होगा और 3 मोलार होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डेंटल फॉर्म। अब एक साइड ये ऐसा है तो दूसरी साइड भी होगा। टोटल मिला के 8 इधर है, 8 ऊपर 8 नीचे, मतलब 16 ऊपर 16 नीचे, 2 का इंटू करेंगे तो 16/16। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 32 दांत, 32 टीथ। ठीक है, तो ये डेंटल फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा क्या होता है 2 1 2 3। ठीक है,
दूसरी बात करते हैं टीथ के अंदर। हमारा टीथ जो होता है एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में धसा होता है, ठीक है। इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं थीकोडॉन्ट टीथ, ठीक है। जो गम के अंदर हमारा टीथ धसा होता है तो उस टीथ को बोलते हैं थीकोडॉन्ट टीथ। कौन सा बोलते हैं? थीकोडॉन्ट टीथ, ठीक है, जो गम के अंदर धसा होता है। दूसरी बात करते हैं, जो हमारा टीथ होते हैं वो जीवन काल में 2 बार आते हैं। दांत हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं इससे इसको बोलते हैं द्विबारदंती, इंग्लिश में बोलते हैं डाइपिडॉन्ट टीथ, ठीक है। द्विबारदंती या डाइपिडॉन्ट टीथ कौन कौन से होते हैं? सर एक मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ जन्म से लेके लगभग 4-5 साल तक होते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। टीथ से एक लास्ट क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई टीथ के ऊपर जो व्हाइट लेयर होती है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है एनेमल। क्या होता है? एनेमल। एनेमल के अंदर वाला जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सीमेंटम या सीमेंटम मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। जो व्हाइट लेयर उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एनेमल। जो काई की बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट, और कुछ मात्रा में उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। जनरली क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। टीथ से इतने ही क्वेश्चन आएंगे तो कभी आएंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा टीथ पे। एनसीईआरटी के पूरे एक एक पॉइंट कवर कर चुका हूं मैं, आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में। उसके बाद माउथ के अंदर एक दूसरी चीज देखने को मिलती है, दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद एक लंबा पाइप जो आपको दिखता है इसको बोलते हैं ऑसोफेगस। ऑसोफेगस बोलते हैं इसको, ग्रसनी हिंदी में बोला जाता है। इसका डाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करता है फूड मॉलिक्यूल के लिए, भोज्य पदार्थ के लिए, माउथ से लेके स्टमक तक का। यहाँ पर आप देख रहे हो स्टमक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? आमाशय। क्या बोला जाता है? आमाशय। ये जो स्टमक होता है आमाशय होता है। आमाशय के अंदर एसिडिक पीएच होता है। पीएच कैसा होता है? एसिडिक पीएच होता है। किसके कारण होता है? एचसीएल के कारण, जो 1.5 से 1.8 के अप्रॉक्स होता है, और एचसीएल के कारण इसके अंदर पीएच कैसा होता है? 1.8 से 1.5 से 1.8, ठीक है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडक एंड पाइलोरिक, ठीक है। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, इसके अंदर डिटेल में हो जाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद स्टमक के बाद आगे आते हैं, यहां से देखो, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है जो इसको बोलते हैं जेजोनम, और ये लास्ट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के पार्ट है। इसी प्रकार बड़ी आंत की बात करें, बड़ी आंत का ये वाला पार्ट है, इसका नाम होता है क्या? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और ये डिसेंडिंग कोलॉन। इसके आपको नाम इंग्लिश में ही याद रखना है, ठीक है, बड़ी आंत के तीनों नाम। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये क्या है? लीवर। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? यकृत, ठीक है। यकृत के ऊपर एक स्पेशल टाइप का बेग लाइक स्ट्रक्चर है, इस बेग का नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें इन सभी ऑर्गन और इन सबकी ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। अब बोलो सर डाइजेशन की प्रोसेस कितने चरणों में, कितने पार्ट में कंप्लीट होती है? तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है 5 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला चरण होता है, क्या होता है सबसे पहला? भाई इंगेशन होगा। इंगेशन मतलब फूड मॉलिक्यूल को अंदर लेना, हिंदी बोलते हैं अंतःग्रहण। दूसरा क्या होता है? भाई फूड मॉलिक्यूल अंदर लेने के बाद डाइजेशन होगा, पाचन, अंतःग्रहण, पाचन। तीसरा इंगेशन डाइजेशन, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, ठीक है, अवशोषण। उसके बाद होता है एसिमिलेशन, फोर्थ पॉइंट है हमारा एसिमिलेशन। फिफ्थ है इजेक्शन, मतलब बहिक्षेपण, ठीक है। तो क्या क्या होता है? इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। ये 5 प्रोसेस में हमारी डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांगीकरण और बहिक्षेपण, ठीक है। ये जो 5 चरणों में हमारी प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। कौन सी? डाइजेशन की, किसकी? पाचन की। क्लियर? अब इन डायरेक्टली आप ध्यान रखना कि पाचन कितने चरणों में होता है? 5 चरणों में। उनका ऑर्डर याद रखना, पहले खाना खाया, उसका पाचन किया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट किया, एसिमिलेट मतलब एब्जॉर्ब फूड को बॉडी के अंदर पूरे ब्लड से हर एक सेल तक पहुंचाना, इजेक्शन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकाल दिया। ये 5 प्रोसेसेस होती है। उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस के बाद अगली बात करते हैं भाई डाइजेस्ट के अंदर ग्लैंड कौन कौन सी होती है, ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो हम ग्लैंड पे आ जाते हैं डायरेक्ट। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर सबसे पहली जो ग्लैंड होती है उसका नाम क्या होता है?
बताएं थोड़ा सा कुछ आप लोग मुझे। सेलाइवरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? सेलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथिया। अब हमारा जो माउथ होता है, माउथ के अंदर टंग होती है, ये टंग है, टंग के ऊपर वाला पार्ट, टंग के नीचे वाला पार्ट और टंग के पीछे है। यहाँ पर दो दो एक एक जोड़ी के फॉर्म में 3 ग्लैंड्स होती है, उनका नाम होता है सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे ऊपर होती है, सब लिंगुअल टंग के नीचे होती है, ठीक है, सब मैक्सिलरी टंग के पीछे होती है। ऐसी 6 ग्लैंड होती है जो 3 जोड़ी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इन तीनों ग्लैंड का काम होता है हमारे माउथ के अंदर सलाइवा को सिक्रीट करना, लार को निकालना, ठीक है, सलाइवा को सिक्रीट करना और लार को निकालना, इनका तीनों का मुख्य कार्य है, तीनों ग्लैंड का। सलाइवा को निकालते कौन कौन सी ग्लैंड के नाम देख लीजिए। पैरोटिड ग्लैंड चिक के अंदर होती है, सब मैक्सिलरी तो लोअर जॉ के अंदर होती है, और सब लिंगुअल जो टंग के अंदर होती है। तीनों ग्लैंड के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पोजीशन ये कहाँ होती है वो भी आपको ध्यान रखना है। अब बोलेंगे सर आप ये बता दीजिए, ग्लैंड तो बता दिया, और इसका फंक्शन क्या होगा, कार्य क्या होगा। सबसे पहला कार्य होता है कि जब हमारा भोजन का मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल माउथ से अंदर जाता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड ऊपर से नीचे से और टंग के पीछे से सलाइवा निकालती है। और इस सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सा, एक सलाइवरी एमाइलेज, एक दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, हमारे जो हम खाना खाते हैं उसके 30% स्टार्च को माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है। और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो हमारा माउथ के अंदर एसिडिक पीएच क्रिएट करता है, अम्लीय माध्यम बनाता है। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। अम्लीय माध्यम होने के कारण ये हमारे भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये 2 काम होते हैं सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनके, ठीक है। सलाइवा तीनों ग्लैंड के नाम याद है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। सलाइवरी ग्लैंड के बाद अगली ग्लैंड के बाद आते हैं, अगली ग्लैंड का नाम है लीवर की बात कर लेते हैं, ठीक है, लीवर, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको अभी डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर हमने देखा था, ये लीवर, ये है यकृत या लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डाइजेस्ट सिस्टम का, ठीक है। लीवर के अंदर सबसे बड़ी बात करते हैं कि लीवर के जो वेट याद रखना है, कितना वेट है भाई, 1.2 से 1.5 केजी। दूसरा है लीवर की जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर यदि लीवर की स्टडी की जाती है, लीवर के बारे में पढ़ा जाता है तो बोलता है हेपार। तो लीवर के बारे में जब भी शब्द आपको हेपार लिखे मिले कहीं भी, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वो लीवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? लीवर की बात कर रहे हैं, यकृत की बात कर रहे हैं। और यकृत के अंदर वो खास क्या बात है कि भाई यकृत तो लीवर है, हमारी बॉडी का सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब यदि आप 40% 60% लीवर को काट के हटा भी देंगे तो लीवर अपने आप को फिर से रीअपेयर कर लेगा, फिर से अपने आप को बना लेगा, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन क्षमता, ठीक है। दूसरी बात करते हैं लीवर के और भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होगा लीवर जो बाइल जूस को निकालता है। अब सर ये बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस होता है बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है, आरबीसी की लाइफ स्पॉन होती है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। तो 120 दिन के बाद ये लाल रक्त कणिकाएं कहाँ जाएगी? तो 120 दिन के बाद जो बिलीरुबिन बिलीबर्डिन होता है, इन लाल रक्त कणिकाओं को डाइजेस्ट करने का काम करता है, उनको पचाने का काम करता है। कौन? बिलीरुबिन बिलीबर्डिन। और यही जनरली हमारी बॉडी में ये येलो कलर यूरोक्रोम को प्रोवाइड करता है, यूरोक्रोम देता है। कौन? बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन, ठीक है। तो इसका कौन निकालता है भाई? ये लीवर निकालता है। अब बोलो सर बिलीरुबिन बिलीबर्डिन को और बताओ। आपने जॉन्डिस सुना है, पीलिया, पीलिया के अंदर हमारी बॉडी पूरी येलो हो जाती है, पीली हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? मेनली पीलिया का जो कॉजिंग एजेंट होता है वो कोई बैक्टीरिया होता है जो पानी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले गए हुआ। तो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी को खत्म करना चालू करता है। जैसे जैसे आरबीसी खत्म होगी तो आरबीसी का डाइजेशन भी होगा। तो आरबीसी के डाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? बाइल जूस की। किसकी जरूरत पड़ेगी? बाइल जूस की, ठीक है। जब बाइल जूस की जरूरत पड़ेगी तो बाइल जूस जैसे ही आएगा तो बाइल जूस का कलर कैसा होता है? येलो। तो हमारी पूरी बॉडी कैसे होना चालू हो जाएगी? येलो होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ में आए कि पीलिया के अंदर, जॉन्डिस के अंदर आपकी बॉडी क्यों येलो होती है? बाइल जूस के कारण, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है कुछ मात्रा में, ठीक है। और बाइल जूस
दूसरी बात करते हैं लीवर का और क्या कार्य करता है। लीवर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की सिंथेसिस भी करता है, रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिकाओं को भी बनाता है। कम जब हम एमनियोटिक पेट मदर के यूट्रस के अंदर होते हैं, जब लीवर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का निर्माण करता है, लाल रक्त कणिकाओं को बनाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं भाई, लीवर के अंदर कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो फेट को फैटी एसिड में भी कन्वर्ट करते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं जो फेट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब फेट का इतना बड़ा मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। कौन? लीवर, यकृत। ठीक है, तो लीवर के ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद लीवर से यहाँ पर एक बेग लाइक स्ट्रक्चर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर का काम ये होता है कि जब लीवर से बाइल जूस बनता है तो बाइल जूस इस ये गॉल ब्लेडर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, और जब जब बाइल जूस की जरूरत पड़ती है लीवर गॉल ब्लेडर से बाइल जूस निकलता है और अपना फंक्शन करके वापस खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली ग्लैंड की बात करते हैं बेटा। अगली ग्लैंड जो होती है उसका नाम होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है, पेनक्रियाज अग्नाशय। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, पेनक्रियाटिक अम्ल निकलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं, जूस होते हैं, सॉरी जूस होते हैं जो बेसिक फॉर्म में होते हैं। और पेनक्रियाज का पीएच आप देखोगे तो बेसिक पीएच होने के कारण यहाँ पर 7.8 से लेके 7.9 का पीएच देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर बेसिक पीएच देखने को मिलता है। कैसा पीएच देखने को मिलता है? बेसिक पीएच, क्षारीय माध्यम देखने को मिलता है। किसका? पेनक्रियाटिक जूस का। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स के नाम आप ध्यान सुन लीजिएगा। न्यूक्लियोज, ठीक है, सर्कस इंटेरिकस, ठीक है, उसके बाद प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन में काम करते हैं, जो कहां से निकलते हैं? पेनक्रियाज। दूसरी बात करते हैं सर, पेनक्रियाज को हमने कहीं पढ़ा है कि इसको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है, पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि पेनक्रियाज अग्नाशय के अंदर दो टाइप की ग्लैंड होती है। पहली होती है एंडोक्राइन, दूसरी होती है एक्सोक्राइन। अंतः स्त्रावी ग्रंथि और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन अर्थात अंतः स्त्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती है, ऐसी ग्लैंड्स होती है जिसका सिक्रेशन डायरेक्ट बॉडी के अंदर जाता है और इसको सिक्रीट करने की किसी डक्ट या किसी पाइप की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली बॉडी के अंदर चले जाता है। इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जिसका सिक्रेशन बॉडी के बाहर निकलता हो और किसी पाइप के थ्रू निकलता हो, उसको बोलते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। तो जितने भी एंजाइम्स हम पेनक्रियाज से निकाल रहे हैं वो सभी एंजाइम कौन से निकलेंगे? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और इसके अलावा आपने सुना होगा पेनक्रियाज के अंदर दो टाइप की सेल होती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। इसमें अल्फा सेल इंसुलिन और बीटा सेल ग्लूकेगॉन नाम के दो हार्मोन्स निकालती है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालने के कारण पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्रंथि। जैसे ही पेनक्रियाज से हार्मोन निकलते हैं, ये हार्मोन इस पाइप के थ्रू यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, इस डक्ट, ये पाइप, ये डक्ट है ना, एक पाइप है जिसको पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, इसके थ्रू कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। तो यहाँ पर हमारी तीन ग्लैंड कंप्लीट हो गई, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, ठीक, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। अब अगली ग्लैंड का नाम है हमारा स्टमक। ठीक है, क्या नाम है? स्टमक। स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं? आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। इस स्टमक की दीवार होती है स्पेशल टाइप के टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, जो इसको एचसीएल के इफेक्ट से बचाती है। ठीक है, ये स्टमक को अंदर जो ग्लैंड होती है उस ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जो एचसीएल और पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज नाम के एंजाइम निकालती है। ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंड म्यूसिन नाम के एंजाइम निकालते हैं, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, कहाँ होती है? हमारे स्टमक अर्थात आमाशय के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। ग्लैंड्स के बारे में आप सबको पता लग गया कि इतने ग्लैंड्स होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना ज्यादा एक से दो बार ही पूछा गया है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग होती है, ये जो लेयर होती है, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेयर होती है वो इन 5 लेयर आपको दिख रही है, इससे मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की लेयर सेरोसा, उसके अंदर की लेयर मस्कुलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा, उसके अंदर म्यूकोसा, और सबसे अंदर जो खाली जगह है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। किसी भी बॉडी के अंदर जो खाली जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या 3 लेयर, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा एंड ल्यूमेन, इन 5 लेयर से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरी लाइनिंग बनी होती है, माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक की ये 5 लाइनिंग बनी होती है। इनके क्रम आपको याद रखना है, सबसे पहले सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ल्यूमेन, ये बाहर से अंदर की ओर है, और अंदर से बाहर की ओर क्या होगा, ल्यूमेन, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा एंड सेरोसा। ये 5 लेयर के नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्लैंड के बारे में हम लोग देख चुके हैं, पैनक्रियास के बारे में हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट डाइजेशन की। ठीक है, अब अल्टीमेटली हमारा ओवरव्यू खत्म हुआ, डाइजेशन पे आ जाते हैं कि डाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, किन किन एंजाइम की मदद से होता है। सबसे पहले हम बता चुके हैं, माउथ के अंदर सलाइवा होता है, सलाइवा जैसे सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होते ही यहाँ पर कुछ एंजाइम सीक्रेट हो जाते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या होता है भैया, हमने बताया अभी क्या क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये भी हमारे सलाइवा के साथ रिलीज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम, इसके अलावा क्या बोला मैंने, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये सभी हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं, और जब फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं हम लोग बोलस। क्या बोल देते हैं, बोलस। ठीक है, अब सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होगा भैया, ये हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है उसका 30% स्टार्च को, 30% स्टार्च को माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं हमें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, कि जब 30% स्टार्च माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारे स्टमक को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमें बोला जाता है खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, तो 30% स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे हो गया, और स्टार्च का डाइजेशन होने के कारण यहाँ पर एक एंजाइम भी था, इसका नाम था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के कारण इसका पीएच कितना हो जाएगा, एसिडिक पीएच, अम्लीय पीएच 6.8। कहा जाता है कि हमारी सलाइवा का पीएच कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक, तो आप बोलोगे सर एसिडिक पीएच होता है, जिसका पीएच होता है 6.8। आप सब जानते हो पीएच की रेंज क्या होती है, 0 से लेके क्या होती है, 14 तक होती है ना। 0 से 7 तक क्या होता है हमारा, एसिड होता है, और 7 से 14 तक क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बेस होता है क्षार, और ये अम्ल। इसमें 7 से 0 तक जाते तो एसिडिटी बढ़ेगी, 7 से 14 तक जाएंगे तो बेसिसिटी मतलब क्षारकता बढ़ेगी। तो माउथ का पीएच कैसा हो गया, 6.8। ठीक है, 6.8। अब सर बोलोगे आप कि सर पीएच 6.8 है, एसिडिक पीएच है, तो माउथ के अंदर हमारे जो इनेमल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी। जब आप कुछ ज्यादा मीठा खा के डायरेक्ट सो जा रहे हो और माउथ के अंदर बहुत सारे फूड मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, दांतों के बीच में फंसे हुए हैं, तो उस टाइम पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया हमारे दांतों के अंदर आते हैं और फूड मॉलिक्यूल को खाने की कोशिश करते हैं। जब ये फूड मॉलिक्यूल को खाएंगे तो खाने के साथ साथ कुछ कुछ एसिड्स को भी वहां पर रिलीज कर देंगे। जब एसिड जैसे से रिलीज होते जाएगा, एसिड के रिलीज होते होते क्या होगा, हमारे माउथ का पीएच चेंज होते होते लगभग 5.5 के अप्रॉक्स हो जाएगा। जब माउथ का पीएच 5.5 के अप्रॉक्स हो जाएगा तो हमारी जो इनेमल होती है वो डिके होना चालू हो जाती है, और हमारे टीथ का कलर कैसा होना चालू हो जाता है, ब्लैक होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो पीएच रेंज यदि 5.5 से कम जा रही है तो हमारे दांतों की इनेमल में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है सोने से पहले ही ब्रश करना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। माउथ के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अब जो फूड मॉलिक्यूल होता है, फूड मॉलिक्यूल एसोफेगस मतलब ग्रसनी के द्वारा कहाँ आ जाता है, स्टमक के अंदर। स्टमक को क्या बोलते हैं हम लोग, आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय। जैसे ये आमाशय के अंदर आता है तो आमाशय के अंदर 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है। इन ग्लैंड्स के नाम देखो, सबसे पहली ग्लैंड है उसका नाम है म्यूकस नेक सेल। ठीक है, सबसे पहली ग्लैंड है उसका नाम क्या है, म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल निकालती है म्यूकस। क्या निकालती है, म्यूकस। अब आप बोलेंगे सर म्यूकस का क्या काम है यहाँ पर। भाई देखो, स्टमक के अंदर HCl होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl इसकी दीवार को जला भी सकता है, तो उसकी दीवार को जलने से रोकने के लिए यहाँ पर एक थिक म्यूकस की लेयर चढ़ी होती है, एक म्यूकस की लाइनिंग यहाँ पर चढ़ी होती है। ठीक है, आप बोले सर HCl आएगा तो दीवार को तो खराब कर देगा, पर जब HCl आता है तो दीवार से वो H+ और Cl- के फॉर्म में आता है। जब H+ और Cl- के फॉर्म में आता है तो क्या होगा,
H प्लस सी एल माइनस के फॉर्म में आएगा तो इसके अंदर आके मिलेगा ना, और यहाँ पे तो लाइनिंग बनी है तो वो उसको खराब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक सेल का नाम क्या है, म्यूकस, नेक्स्ट सेल जो क्या निकालती है, म्यूकस। दूसरी सेल का नाम है पेप्टिक या चीफ सेल। पेप्टिक या चीफ सेल जो निकालते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन के साथ ही पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, कौन कौन सा, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं यहाँ पर। नाम याद रखना ग्लैंड का, पेप्टिक या चीफ सेल। अगली ग्लैंड का नाम है पैराइटल या ऑक्सिनेटिक सेल। पैराइटल या ऑक्सिनेटिक सेल है, ये निकालती है HCl और एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर उसको रिलीज करती है, उसको निकालती है। ठीक है, तो तीन ग्लैंड कौन सी है, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक या चीफ सेल, पेरोटिड या ऑक्सिनेटिक सेल। म्यूकस नेक सेल क्या निकालेगी, म्यूकस, पेरोटिड चीफ सेल क्या, पेप्सिनोजन, और ऑक्सिनेटिक सेल क्या निकालेगी, HCl, और एक फैक्टर जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब डायरेक्टली मेज द कॉलम में आ सकता है भाई, म्यूकस नेक सेल क्या निकालेगी, म्यूकस, पेप्टिक चीफ सेल क्या निकालेगी, पेप्सिनोजन, ऑक्सिनेटिक सेल क्या निकालेगी, HCl। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद बोलते हैं भाई स्टमक के अंदर हमारा जो भोजन होता है वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर होता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे तक स्टमक के अंदर हमारा जो फूड मॉलिक्यूल भोजन रखा होता है, और इस स्टमक के अंदर के फूड को बोलते हैं काइम। ठीक है, क्या बोलते हैं, आमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसको बोलते हैं काइम। इसलिए आपने सुना होगा वो ना, एडवर्टाइजमेंट आता है कायम चूर्ण, ठीक है, डाइजेशन की समस्या को दूर करें, तो वो कहाँ में होता है, कायम। क्यों बोला है, क्योंकि हमारे जो स्टमक के अंदर जो फूड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं क्या, कायम। उसके बाद आगे चल के देखते हैं, स्टमक के अंदर HCl निकलता है। HCl का कारण पीएच कैसा होता है, एसिडिक, जो 1.8 से 1.5 से 1.8 तक होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चल के बाद देखते हैं भाई स्टमक के अंदर फूड मॉलिक्यूल डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन होता है सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन बदलते हैं काय में, पेप्टोन में। दूसरा है सॉल्युबल मिल्क, मिल्क प्रोटीन से इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अगला है फैट से फैटी एसिड। ठीक है, फैट से फैटी एसिड बनेगा। पहला है प्रोटीन से पेप्टोन, कौन बनाएगा, एक एंजाइम है इसका नाम है पेप्सिन। दूसरा है सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन से इनसॉल्युबल, कौन बनाएगा, रेनिन। फैट से फैटी एसिड कौन बनाएगा, लाइपेज। ठीक है, ये तीन एंजाइम होते हैं जिसको प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन बोला है। ये तीनों एंजाइम मिलके हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं। प्रोटीन बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, इसको छोटे छोटे पेप्टोन्स में कन्वर्ट कौन करेगा, पेप्सिन। सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन मतलब दूध को दही में, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को मदर मिल्क फीडिंग कराती है, तो जब बच्चा यदि दूध निकाल देता है बाहर तो पहले दूध पीता है पर निकालता है दही, जमा हुआ फॉर्म में निकलता है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होता है, रेनिन, जो दूध को दही में बदल देता है, जो हमारे मिल्क प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है ताकि हमारी बॉडी में इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तीन टाइप के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं हमें। उसके बाद आगे आते हैं, आगे आने के बाद देखते हैं स्टमक के बाद अगला जो ग्लैंड होती है जिससे डाइजेशन में मदद करते हैं उसका नाम क्या होता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय। अब जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के अंदर पीएच होता है, क्या बताया था मैंने भैया, 7.8 से 7.9 तक पीएच होता है किसके अंदर, पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय के अंदर। ठीक है, पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय के अंदर पीएच जो होता है 7.8 से 7.9 के अप्रॉक्स होता है। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं आप देखते हैं यहाँ पे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इन सभी एंजाइम्स के नाम का फंक्शंस क्या क्या होंगे, इनके फंक्शंस होंगे जैसे कि प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। एमाइलेज जो पेप्सिन का काम था ऊपर, वो एमाइलेज प्रोटीन को पेप्टोन में बदल लेगा। लाइपेज जो वो लाइपेज फेट को फैटी एसिड, ये भी फेट को फैटी एसिड। न्यूक्लियस मतलब जो डीएनए आरएनए प्रोटीन्स को तोड़ेगा, उस एंजाइम का नाम होगा क्या, न्यूक्लियस एंजाइम।
ठीक है। तो इस टाइप से जो पेनक्रियास के अंदर इतने सारे एंजाइम्स निकलते हैं और इन सारे सभी एंजाइम्स को मिलाकर एक स्पेशल नाम दिया है, उसका नाम होता है सर्कस एंटेरिकस या सकस एंटेरिकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सकस एंटेरिकस। ठीक है। और कब बोला जाता है? सर जब ये एंजाइम पेनक्रियास से होते हुए अमाशय से अग्नाशय से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश करता है। मतलब अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा था ना, इधर ये यहाँ पे ये अग्नाशय से होते हुए पूरे एंजाइम कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर छोटी आंत के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाएंगे इसको बोलेंगे सकस एंटेरिकस बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? सकस एंटेरिकस। उसके बाद आगे जाके हम लोग देखेंगे पेनक्रियास के अंदर डाइजेशन एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया, उनके फंक्शंस पढ़ लिए, सकस एंटेरिकस बात कर लिया। अब इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ म्यूकस निकालने वाली एक लेयर होती है, जो म्यूकस निकालती है उस सेल का नाम होता है गोबलेट सेल। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना गोबलेट सेल कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है जनरली प्रोटीन पेप्टोन पेप्टोन्स का जो डाइजेशन होता है वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, ये जो तीनों एंजाइम जो कहां से निकलते हैं? पेनक्रियास से। वो इन सब को बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। उसी प्रकार पॉलीसेकेराइड स्टार्च स्टार्च को एमाइलेस तोड़ देता है, फेट को लाइपेस तोड़ देता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को न्यूक्लियस तोड़ देता है। ठीक है। इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे पेनक्रियास से जूस निकल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते हमारे पूरे भोजन का डाइजेशन, पूरे भोजन का पाचन हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा इंगेशन और डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगली प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण। जो अवशोषण की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बहुत लंबी, लगभग 1.2 मीटर लंबी होती है, जिसका काम होता है फूड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो ऐसी होती है हमारी फिंगर लाइक। इसके अंदर जैसे हमने खाना खाया, भोजन एब्जॉर्ब होने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फैल जाता है। फैलने के बाद यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना चालू हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाइस। क्या बोलते हैं? विलाई। जो आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ विलाई का, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। ठीक है। छोटी आंत के अंदर होता है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये बाहरी लेयर, यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे आते हैं फूड मॉलिक्यूल। ठीक है। और यहाँ से एब्जॉर्ब होने का काम करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे लेक्टल लिखा है सर, कैपिलरीज लिखा है, आर्टरी लिखा, वेन लिखा। बेटा क्या होता है? लेक्टल बहुत छोटी छोटी पाइपलाइन होती है, इसके बड़े रूप कैपिलरीज होती है, कैपिलरी को बड़ा कर दो तो आर्टरी और वेन बन जाती है। तो छोटी छोटी जगहों पर ये लेक्टियल घुसी होती है जो फूड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो फूड मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ होता है भैया? छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम पार्ट में क्या होता है? डाइजेशन होता है। जेजुनम इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है। और एब्जॉर्प्शन किस किस रूप में होगा? ये देखो इस फॉर्म में होगा, डाइपेप्टाइड का अमीनो एसिड के रूप में होगा, माल्टोज का होगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में लेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज में सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है। ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई बोला जाता है कि माल्टोज टूट के क्या बनता है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में टूटता है? तो माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में टूटता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। लैक्टोज लैक्टेज की प्रेजेंस में टूटता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। सुक्रोज सुक्रेज के प्रेजेंस में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूटते हैं और शुगर और फॉस्फेट बन जाते हैं, शुगर और बेस बन जाते हैं। ठीक है। लाइपेज के प्रेजेंस में फेट और ग्लिसरॉल बन जाते हैं। ठीक है। फूड मॉलिक्यूल सब एब्जॉर्ब होंगे, कहां पर एब्जॉर्ब होंगे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट के अंदर। ठीक है। सिंपल एब्जॉर्प्शन थ्रू जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। जेजुनम और इलियम दोनों पार्ट में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब बोलेंगे सर ठीक है हमने मान लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसका काम ही है क्या हो? एब्जॉर्प्शन करना। सर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का काम क्या होता है? बड़ी आंत का एक ही काम होता है, ये जैसे ही पूरा फूड मॉलिक्यूल का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उस जो बेस्ट मटेरियल है उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा। ठीक है।
जल को अवशोषित कर लेगा। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, जल का अवशोषण करना, ठीक है, और म्यूकस को निकालना, जो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ म्यूकस निकलता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट इजीली हमारी बॉडी से अलग हो सके, इजीली बॉडी से बाहर जा सके, ठीक है। ये दो काम क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो भाई देख लिया अभी तक हमने डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अगली प्रोसेस है एसिमिलेशन। सर एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन में क्या होता है, स्वांगीकरण में क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल हमने जो एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है, ये फूड मॉलिक्यूल हमारे ब्लड के थ्रू हमारी हर एक कोशिकाओं तक चले जाता है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, ठीक है। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, बचता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, बहिक्षेपण कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। डाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर, डाइजेशन की पूरे पांचों प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर एक चार्ट बना है एनसीईआरटी के अंदर, उसको देखोगे कि कौन कौन सी चीज में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है वो इजीली से। माउथ के अंदर बात करते हैं भाई, माउथ के अंदर म्यूकस और कुछ मॉलिक्यूल में कुछ आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं माउथ के अंदर, ठीक है। स्टोमक के अंदर देखते हैं, स्टमक के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलते हैं अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? भैया मैक्सिमम अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक के अंदर। स्टमक मतलब क्या? आमाशय के अंदर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन बोला है हमने कि बॉडी में हर एक चीज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, लेक्टोज, फेट, सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ज्यूजेनम वाले पार्ट में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमने बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। इस प्रकार से एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होती है। इस एक डायग्राम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर इस वाले पार्ट में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पूरी होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का ये असेंडिंग कोलॉन होता है, ये होता है ट्रांसफर कोलॉन और ये होता है डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। ये क्या होता है? ये असेंडिंग कोलॉन, ये होता है ट्रांसफर कोलॉन और ये होता है डिसेंडिंग कोलॉन। इनका काम ये होता है क्या कि फूड मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर का एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब मटेरियल के साथ म्यूकस को मिक्स करना और बेस्ट प्रोडक्ट को इस एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल देना, ठीक है दोस्तों। अब बोलोगे सर डाइजेस्ट सिस्टम में सब कुछ तो समझ में आया, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है दोस्तों? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब अवशेषी अंग है। ये कभी हमारे पूर्वज में ये सक्रिय रहा होगा, पर हमारे अंदर ये सक्रिय नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर सक्रिय नहीं। इसका काम क्या था सर? इसका काम था, जब हम घास फूस खाते थे, हमारे पूर्वज घास फूस खाते थे, तो उनसे घास फूस में क्या होता है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, जो इस अपेंडिक्स के अंदर प्रेजेंट होता था पहले कभी, और अभी वो डॉर्मेंट स्टेज में है, मतलब व्रत पड़ा हुआ है, हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग। अब बात ये होती है सर, किसी किसी में अपेंडिक्स दर्द करना चालू हो जाती है, अपेंडिक्स को हटाना पड़ता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अपेंडिक्स के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया कुछ कुछ पर्सन में एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के कारण इस अपेंडिक्स का काम तो कुछ नहीं होता है, तो इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्सटॉमी, अपेंडिक्सटॉमी, ठीक है, क्लियर है। ये पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। डाइजेशन में इसके अलावा आपको दूसरा कोई क्वेश्चन कभी कहीं से पूछा नहीं जाएगा, बहुत इजी डाइजेशन की प्रोसेस थी, आप लोगों ने सबसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से 2-3 बार अच्छे रिकॉल करके चैप्टर देखिएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक डिसऑर्डर मुझे बताना है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? जब हमारे फूड मॉलिक्यूल के अंदर, जब हमारे स्टमक के अंदर हम जब खाना खाते हैं और खाने का ड्यूरेशन कुछ गड़बड़ होता है, तो एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जब ये एसिड का सिक्रेशन बढ़ता है, अम्ल का स्त्रावन बढ़ जाता है, तो अम्ल के स्त्रावन के कारण हमारे स्टमक के अंदर HCl बढ़ा, HCl बढ़ा तो इरिटेशन, जलन क्रिएट हुई। अब इसको दूर करने के लिए हम, अब इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडिटी, इसको दूर करने के लिए हम एंटा एसिड यूज करते हैं, और एंटा एसिड मतलब एसिड के अगेंस्ट काम करे, मतलब एसिड के अगेंस्ट कौन? बेस काम करता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे कुछ बेसेस होते हैं
जिनको हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में इनहेल कर लेते हैं, सॉरी इनटेक ले लेते हैं, ले लिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे फूड मॉलिक्यूल की जो की वजह से जो एसिडिटी क्रिएट हुई एसिड की वजह से उस एसिडिटी को ये न्यूट्रल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, कौन? ये कुछ एंटा एसिड, जो आपने इनो सुना होगा, इनो क्या है? एंटा एसिड। तो ये ओवरऑल हमारा पूरा डाइजेशन था। डाइजेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से रिकॉल करेगा, अच्छे से देखिएगा, पूरे एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।